बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम ज़ेरे बहस में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान ज़ौक अहमद। नाज़रीन, मुल्क में इस वक्त जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है वो बड़ी दिलचस्प है। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त मौजूदा सूरत हाल के अंदर कोई ऑपोजिशन जमात ऐसी नहीं है जिससे हुकूमत को कोई ख़तरा हो। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2013 की सियासत के बाद जब उन्होंने एहतजाजी सियासत शुरू की तो 26 नवंबर पिछले साल तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब एहतजाज करने निकलती थी तो हुकूमत को मसाइल का सामना करना पड़ता था, लेकिन तब से लेकर अब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी कोई ख़ास एहतजाजी सियासत नहीं कर पाई है। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इससे कबल जलसे करती रही है, फिर कुछ और इमरान खान की जानिब से ऐलानात किए गए कि इस तरीके से हम हुकूमत पर प्रेशर डालेंगे, लेकिन कोई भी चीज़ कामयाब नहीं हुई। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये चाहती है कि ग्रैंड अलायंस बनाया जाए। उसके लिए जो सबसे अहम स्टेक होल्डर होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए वो मौलाना फजल रहमान होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्योंकि एक ऑपोजिशन की सबसे बड़ी जमात है, लेकिन उनको फिर भी किसी दूसरी सियासी जमातों की ज़रूरत है ताकि वो अपने एहतजाज को कामयाब बना सकें। और मौलाना फजल रहमान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोनों का स्ट्रॉन्ग होल्ड जो है वो एक ही सूबे के अंदर है, जो खैबर पख्तूनख्वा है, और उस सूबे के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंतखाबात जीती हुई है। और मौलाना फजल रहमान ये दावा करते हैं कि उनकी सीटें छीनी गई, उनके साथ धांधली हुई है। तो ये ऑपोजिशन अलायंस, इसके अलावा और दीगर छोटी पार्टियां भी हैं, शाहिद खाकान अब्बासी साहब भी हैं और दीगर पार्टियां भी हैं, महमूद अचकज़ई साहब भी हैं। तो क्या ये इत्तेहाद बन पाएगा और क्या ये इत्तेहाद इतना मौसर होगा कि ये हुकूमत को परेशान कर पाएगा? क्योंकि मौजूदा सूरत हाल में तो लग रहा है कि हुकूमत के पास मैदान है, वो जितना तेज़ घोड़ा दौड़ाना चाहते हैं दौड़ा लें। और ऐसा लगता है कि इस बार 5 साल एक आईनी वज़ीर आज़म मुकम्मल भी कर लेगा, एक जमहूरी वज़ीर आज़म मुकम्मल भी कर लेगा, क्योंकि जिस तरह के बयानात और जिस तरह की अंडरस्टैंडिंग इस वक्त उस एक पेज पर मौजूद है वो इससे पहले हमें नज़र 2018 में आई तो थी, लेकिन इतनी देर के लिए नहीं आई थी। अब एक और मामला ये भी है कि हुकूमत जो है वो एक बयानिया बनाने की कोशिश कर रही है कि पाकिस्तान के जो मौजूदा मुआशी हालात हैं, सियासी हालात हैं, उसके ज़िम्मेदार इमरान खान हैं। और इमरान खान का जो 3.5 साल का दौर इक़्तिदार था उसमें ही तमाम खराबी हुई है, और इस हवाले से वो जलसे भी कर रहे हैं। उस हवाले से यूनिवर्सिटीज़ में जाकर तकरीर भी की जा रही हैं। नौजवानों को बताया जा रहा है कि किस तरह 3.5 साल इमरान खान के गुजरे और उसके बाद फिर 9 मई और 26 नवंबर उनकी जानिब से एक ऐसा काम किया गया जिससे मुल्क को नुकसान हुआ है। तो क्या हुकूमत के पास अब ये वाला ऑप्शन भी मौजूद नहीं है कि अगली बार जब वो इलेक्शन में जब भी होते हैं जाएं तो वो कहेंगे जी वो इमरान खान का 3.5 साल का दौर था, इस वजह से मौशी हालात बहुत ख़राब थे, एहतजाज हुए उसकी वजह से मौशी हालात ख़राब थे, क्योंकि ना तो आप एहतजाज हो रहे हैं और अब ये दूसरी टर्म है इमरान खान की हुकूमत के बाद। एक बार PDM की हुकूमत और इस बार फिर इत्तेहादियों के साथ PMLN इस वक्त हुकूमत कर रही है। तो क्या होगा? ये रमज़ान कैसा गुजरेगा सियासी तौर पर पाकिस्तान के अंदर? और क्या जो रमज़ान के बाद कहा जा रहा है कि एक ग्रैंड अलायंस हुकूमत के लिए मुश्किलात पेश करेगा, और उस ग्रैंड अलायंस को भी अपने आप को मनाने के लिए, एक दूसरे को मनाने के लिए बहुत से नकात सामने रखने होंगे। पहले एक दूसरे के साथ बैठकर तय करना होगा और फिर हुकूमत के खिलाफ निकलना होगा। तो क्या मंजरनामा हम इस रमज़ान के अंदर देखेंगे और इस एक माह के बाद, ईद के बाद, हमें क्या नजर आएगा? इसी पर बात करेंगे। प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं नजम साकिब साहब, साकिब रशीद साहब और माजिद निज़ामी। तीनों तजिया कारों का शुक्रिया। नजम साकिब साहब, स्टार्टिंग विद यू के हुकूमत की जानिब से बहुत से ऐलानात भी किए जा रहे हैं, रमज़ान पैकेज का अनाउंस भी किया गया है, बहुत सी डिजिटल करने की कोशिश भी की जा रही है, बहुत सी एप्लीकेशंस लॉन्च की जा रही हैं, मौशी सतह पर बहुत से मामलात को देखा जा रहा है, ताजरों को बिठाया जा रहा है, तमाम स्टेक होल्डर्स को दावत दी जाती है कि आए मिल बैठ कर काम करते हैं। तो क्या ये तमाम चीज़ें, जो एहतजाज अगर हुकूमत के खिलाफ होता है, उसके खिलाफ हुकूमत के हक में कोई फ़ायदा उनको पहुँचा पाएंगी? देखिए, ये देखना ये है कि आप मेज के टेबल के किस तरफ बैठे हुए हैं। आपको पता चल जाएगा कि ये रमज़ान में क्या होगा, रमज़ान के बाद क्या होगा। व्यू पॉइंट्स हैं। मैं जब आप इंट्रो दे रहे थे तो मैं सोच रहा था कि पाकिस्तान 1947 से लेके अब तक अगर 2-3 फिक्रों में बताना पड़े कि क्या, यानी सियासत किस तरह की चल रही है, किस तरह की होगी और कैसी हो सकती है, तो क्या वो बातें होंगी। देखिए, इसको बताने से पहले सिर्फ एक छोटा सा वाकया बताऊंगा कि हम मुस्तकिल मिजाज कौम हैं। वो एक लड़का था, मैट्रिक का इम्तिहान देता था, हर साल फेल हो जाता था। अच्छा, अब जब वो 6ठी दफा फेल हुआ ना तो उसके वालिद साहब ने उसको बुलाया और सख्त सर्जरिश की, उसको डांटा कि तुम कोई चीज ऐसी नहीं है जो तुम में यानी खूबी ऐसी और तुम हर दफा हर साल फेल हो जाते हो। तो उसने मासूम सा मुंह बना के कहा कि बाबा मेरी मुस्तकिल मिजाजी भी तो देखें ना, यानी मेरी मुस्तकिल मिजाजी देखें कि मैं मैट्रिक में ही हूं और अल्लाह की मेहरबानी से इधर ही हूं और इधर से हिल ही नहीं रहा। सवाल यह है
कि पाकिस्तान आज से 70-72 साल पहले भी एक नाजुक दौर से गुजर रहा था। आप जब देखते हैं अपोजिशन को, उनके बयानात या हुकूमत के बयानात, तो उसी नाजुक दौर से गुजर रहे हैं। उसमें चेंज क्या आया है? सिर्फ ये हुआ है कि चेहरे बदल गए हैं, शक्लें बदल गई हैं, हिसाब किताब वहीं पे ही है, वही पावर पॉलिटिक्स है। हमें हुकूमत देंगे तो हम बात करेंगे, हम आपके साथ मुज़ाकरात करते हैं लेकिन हमारी बातें मानी जाएंगी। हम मुल्क में जमहूरियत की रेल पेल थी, रेल पेल है, और ये शायद उन चंद अरसों में से एक अरसा गुजर रहा है जिसमें जमहूरियत खतरे में नहीं है। अब दुनिया जो आपको देख रही है वो देख रही है जी हाइब्रिड जमहूरियत है। वो इसमें से बहुत सारे सवाल जवाब जो है वो निकालने की कोशिश करते हैं। गवर्नर यानी जो आपकी जो गवर्नेंस का हाल है वो हुकूमत खुद मान रही है कि गवर्नेंस में कुछ मसले मसाइल हैं। आपकी जो दो बड़ी पार्टीज हैं जिसमें कि नून आती है और पीपीपी आती है, उन दोनों के नज़दीक तो मुल्क में किसी किस्म की सियासी गैर यकीनी या बेयकीनी है ही नहीं। वो तो इलेक्शन ने ख़त्म कर दी, हुकूमत बन गई, अब आगे चलते हैं, अब मईशत की बात करते हैं, फॉरेन पॉलिसी की बात करते हैं, देखते हैं इंडिया के साथ क्या करना है, अफगानिस्तान के साथ क्या करना है, दहशतगर्दी का कैसे मुकाबला करना है। अब दूसरी तरफ जब आप देखते हैं पीटीआई के तेज, तो उनके नज़दीक तो इलेक्शन के बाद जो गैर यकीनी सूरत हाल पैदा हुई थी उसमें तो और गहराई आ गई है। तो देखना यह है कि टेबल के किस तरफ आप बैठे हैं। पीटीआई की जो आपने बात की है उसमें उन्होंने एहतजाज करके देख लिया, कुछ नहीं निकला। उन्होंने आईएमएफ को और यानी वेस्टर्न लेजिस्लेचर्स को खत लिख के देख लिया, कुछ नहीं निकला। हुकूमत के मुज़ाकरात में वो बैठे, उनको नहीं बैठना चाहिए था, तो नजमुल साहब उसमें से भी कुछ नहीं निकला। आपको लगता है कि किताबत का एक सिलसिला सियासत भी मुस्तकिल मिजाजी में ही है? क्योंकि हुकूमत से जब पूछा जाता है 8 फरवरी के इंतखाबात का, तो वो ये नहीं कहते कि हाँ या नहीं, ठीक हुए नहीं हुए, वो कहते हैं फिर 18 से शुरू करें। देखिए, हुकूमत की मुस्तकिल मिजाजी ऐसी है, हुकूमत का इस वक्त कतई मूड नहीं है कि वो प्रेशर में आए। ये जो 26 नवंबर की आपने बात की है ना, अगर इतना बड़ा वाकया हो गया और उसके बाद भी हुकूमत प्रेशर में नहीं आई, तो मैं आपको दावे से यानी कि दावा करना नहीं चाहिए, लेकिन एक दावा किया जा सकता है कि इस वक्त पीटीआई के पास किसी किस्म की कोई ऑप्शन नहीं है जिसमें से कि हुकूमत को हिलाया जा सके, इलेक्शन दोबारा से कराए जा सके। दूसरी तरफ हुकूमत को आप देखते हैं, अजरबैजान जा रहे हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर, उज्बेकिस्तान जा रहे हैं, उधर से यूएई के वलीअहद आ रहे हैं, टर्की के प्रेसिडेंट तशरीफ ला रहे हैं, मुल्क में बहार आई हुई है। और अगर आप टेबल के इस तरफ बैठे तो आपको लगेगा किसी किस्म का कोई सियासी मामला जो है वो है ही नहीं हुकूमत की नजर में। और यानी अभी आपने देखा काबीना में तौसीह भी कर दी। अब यह है कि क्या यह सिलसिला रमजान में भी इसी तरह ही चलता रहेगा? मेरे बस में होना तो बस में नहीं है ना, मैं पूरा साल रमजान रखूं, क्योंकि सियासी जो आपकी होती है ना हिसाब किताब, वो होते हैं जी रमजान के बाद करेंगे, यानी रमजान गुजर जाए। अच्छी बात, आपको एक बात बताता हूं और उसके बाद अपनी बात खत्म करता हूं। अच्छी बात यह है कि मुल्क में इस वक्त एक इंटरनेशनल इवेंट हो रहा है जी, और इस इंटरनेशनल इवेंट का अगर आप फॉरेन पॉलिसी के एंगल से देखते हैं तो बहुत ज्यादा, और वो जो आइसोलेशन वाला हिसाब किताब यानी वो लगा हुआ है ना, यानी पाकिस्तान के साथ एक इल्जाम लगा हुआ है, उस एंगल से देखें तो मेरे नजदीक हुकूमत वक्त को कम से कम ये क्रेडिट जरूर जाता है कि अभी तक किसी किस्म की कोई चिड़िया ने पर नहीं मारा, और लग यही रहा है कि इंटरनेशनल इवेंट जो कि चैंपियंस ट्रॉफी है ये ठीक ठाक गुजर जाएगा। बाकी रही मुस्तकिल मिजाजी, वही पावर पॉलिटिक्स है। और जहां तक नजरियाती सियासत की बात है, जो पाकिस्तान में आज तक नजरियाती सियासत ना हुई है, ना ही होने के कोई चांसेस हैं। और इस वक्त जो हुकूमत है, आखिरी बात इस वक्त की, आप नोट करें पिछले एक साल में जब भी वजीर आजम साहब बात करेंगे, या यानी मोहतरमा वो जो हमारी हैं चीफ मिनिस्टर साहिबा पंजाब की, वो बात करेंगे, उनके नजदीक हर चीज अव्वलीन तरजीह है। ताजरों से बात करना अव्वलीन तरजीह है, सेहत की तरफ तवज्जो देना अव्वलीन तरजीह है, एजुकेशन की तरफ तवज्जो देना अव्वलीन तरजीह है, फॉरेन पॉलिसी हमारी अव्वलीन तरजीह है, दहशतगर्दी के खिलाफ। मुझे ये समझा दीजिएगा, हमारे पैनल से यानी कीजिए ये सवाल कि पाकिस्तान की असल में अव्वलीन तरजीह है क्या? अव्वलीन तरजीह में अवाम क्यों नहीं है? अव्वलीन तरजीह तो अवाम क्यों नहीं चाहिए अगर जमहूरियत की बात है, अगर सियासत की बात है? यहां मैं अपनी बात खत्म करता हूं।
अच्छा साकिब रशीद साहब, एक तो ये बताइएगा अव्वलीन तरजीह के हवाले से आपको क्या लगता है, क्योंकि एक अव्वलीन तरजीह हुकूमत का टेन्योर पूरा करना भी होता है, जिसके हवाले से बहुत तनकीद हमारे यहाँ होती भी रही है कि हुकूमत आती है और उसको ये लाले पड़ जाते हैं कि किस तरह उसने 5 साल गुजारने हैं, और ये हम पिछले 15 सालों के अंदर या 3 हुकूमतों में देखते हैं कि हुकूमत टेन्योर पूरा कर रही है, चले वज़ीर आज़म पूरा कर रहा है ये नहीं कर रहा है, या असम्बलियाँ टेन्योर पूरा कर रही हैं। दूसरा ये कि एक चीज़ ये कि जो हुकूमत दावे कर रही है और एक जो अवाम के अंदर से लोगों की राय है, वो कहते हैं कि ये जितने दावे किए जा रहे हैं इसके समरात हम तक कब पहुँचेंगे। एक तो जो आप बात कर रहे हैं कि हुकूमत टेन्योर पूरा कर रही है, मैं नहीं समझता उस तरह अगर एक प्राइम मिनिस्टर जो है वो उसको मुस्तकिल जिस तरह 2008 से 13, 13 से 18, 18 से जो 23 तक जो है वो मामला होता, एक पीटीआई की गवर्नमेंट ही रहती, मतलब मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट थी 2013 से 18 तक, लेकिन वहाँ पे भी शायद खकान अब्बासी साहब आ गए, नवाज शरीफ साहब को भेज दिया, पनामा आया, 2014 का धरना हो गया। इसी तरह 2008 से 13 देखें तो वहाँ पे अदलिया के मामला थे, इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब जो है वो पीपल्स पार्टी लेकिन पार्लियामेंट में तो 5 साल पूरे चलने नहीं दे रहे थे, जमहूरी जो है गवर्नमेंट्स हैं। जी पार्लियामेंट ने वो 5 साल पूरे किए, लेकिन वो जो एक मजबूत जमहूरी जो मुल्क है या जमहूरियत की मजबूती या पार्लियामान की मजबूती वो उसी में होती है कि एक प्राइम मिनिस्टर जो है वो अपना टेन्योर जो है पूरा करे, उसको रोक दिया जाता है और उसके बाद जो है वो चीज़ें किस तरह चलती हैं वो आप देख लें। 2022 अप्रैल का मामला है जब ये मुस्लिम लीग नून और पीडीएम की गवर्नमेंट आई थी, फिर फरवरी 8 के बाद दोबारा आ गए, अब 3 साल हो गए, आज मार्च है, मार्च 25 और अप्रैल 22, तो हम दादा का 3 साल हो गए, आज भी भूल नहीं रहे। वो कह रहे हैं वो उन्होंने ही किया था, भाई 3 साल आपको हो गए हैं, अब आप बताएं ना आपने क्या किया है और आप किस तरह मुल्क को आगे लेकर चल रहे हैं। बाकी आपने जो बात की कि अभी जो सियासी सिचुएशन सूरत हाल है उसमें मैं ये समझता हूं कि गवर्नमेंट जो है वो बड़ी पुरसुकून है और उनको किसी किस्म की कोई लंबी चौड़ी परेशानी नहीं है। उसकी वजह यह है कि 8 फरवरी मैंडेट उनका था नहीं था, वो डिबेट तो हम करते रहे, लेकिन उसको उन्होंने गुजार लिया। उन्होंने 26वीं आईनी तरमीम भी कर ली जब हम समझते थे कि वो जो उनके पास तो वो है ही नहीं है, 2/3 मेजॉरिटी नहीं है। 26वीं तरमीम भी उन्होंने कर ली, ट्रिब्यूनल तब्दीली के हवाले से जो लेजिस्लेशन थी वो भी कर ली, फिर 26 नवंबर भी गुजार लिया। बड़ा चर्चा था कि 24 नवंबर का एहतजाज नहीं गुजरेगा, 4 अक्टूबर का एहतजाज नहीं गुजरेगा, सब जो है वो गुजार लिया। उसके बाद जो है वो अदलिया से उनको कोई फिक्र नहीं है। बिल्कुल मैं आपको बड़ी जो है वो जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि जो माजी में हुकूमतें गुजरी हैं उनको अदलिया के मामलात के हवाले से बड़ी फिक्र होती थी। फिर इमरान खान साहब फैक्टर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि इमरान खान साहब 5 अगस्त 2023 को गिरफ्तार होते हैं, 24 भी गुजर गया और 25 मार्च आ चुका है और इमरान खान साहब फिलहाल भी जेल में है और बहुत जल्द जो है वो बाहर आते भी नजर नहीं आ रहे। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए हुकूमत बिल्कुल पुरसुकून है और उन्होंने सारा जो मलबा है वो अवाम पे रखा हुआ है कि अवाम सारी मुश्किलात झीले, महंगाई, सारी चीजें, और उन्होंने भारी भरकम एक जो है वो फुल फ्लैज एक कैबिनेट जो है वो उसमें तोसी कर ली है। दूसरी जानिब जो बात है कि रमजान की अगर बात करें, रमजान पैकेज वो पैकेज तो देती है, हर गवर्नमेंट देती है, पंजाब गवर्नमेंट या मरकज में या बाकी सूबाई हुकूमतें भी देती हैं। उसमें मसला सिर्फ ये होता है कि उसको इंप्लीमेंट करें, उसको उसके में जो रेट्स होते हैं खास तौर पर जो अशियाए खुर्दो नोश के आम लोगों की सहूलत के लिए, वो हमेशा से हमने देखा है कि उन जो नर्ख हैं, रेट्स हैं, उन पर काबू नहीं रखा जा सकता। और वो एक क्रेडिट तो देंगे ना पंजाब हुकूमत को, हम जो तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन पंजाब के अंदर हुआ है, माजी में हमारी नजर से तो ऐसा नहीं गुजरा और उसी से ये उम्मीद भी बंध गई कि जो अगर मुनाफाखोरी की जाती है तो उसके खिलाफ भी ऑपरेशन होगा। जी बिल्कुल, ये बिल्कुल मैं एग्री करता हूं। उन्होंने अच्छा ऑपरेशन किया है और पूरे पंजाब में हम देख रहे हैं मुख्तलिफ जगहों पे, हर ज़िले में, और ये किया गया है और अच्छा है। रावलपिंडी में भी हमने देखा, लाहौर में भी देखा और मुख्तलिफ जगहों पे। इसके अलावा जो अपोजिशन की बात है कि रमज़ान में सुकून रहेगा, उसकी वजह यह है कि मौलाना फजल रहमान साहब भी और बाकी पोलिटिकल पार्टी से भी हमने जब पूछा कि क्या सीन है तो उन्होंने कहा सारे मामलात देखेंगे ईद के बाद, ईद के ये रमज़ान के दिनों में अफ्तारियाँ होंगी और उस पर कोई पोलिटिकली बयानबाजी या कोई बैठक इस किस्म की हमें जो है वो नजर आएगी, लेकिन बहुत बड़े पैमाने पर इस एक मंथ में जो है वो कुछ होने वाला नहीं है। अब आगे बात के रमजान के बाद क्या होगा, कल हमने इस पे बात की थी बड़ी तफसील के साथ। मेरा मौकफ बड़ा क्लियर है कि अगर इस अपोजिशन इत्तेहाद में इत्तेहाद बनता है, उसमें JUIF हो और फुल फ्लैज हो और पूरी कुव्वत के साथ वो आए, तो फिर तो एक बड़ा प्रेशर ग्रुप ये बन सकेगा। लेकिन अगर वो नहीं आते तो फिर PTI या बाकी पॉलिटिकल पार्टी शायद उस तरह नहीं जो वो कर सकेंगी, प्रेशर ग्रुप नहीं बना सकेंगी। और दूसरी जानिब हुकूमत का रवैया इस वक्त फुल फ्लैज ये है कि वो खुद जलसे भी करते हैं, सारा कुछ करते हैं, लेकिन अपोजिशन को स्पेस देने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है।
इसमें तजावुज़ात की बात आपने ज़ौक़ की है। एक फ़िक्रे में आपसे जानना चाहूँगा और अपने इस पैनल से, देखिए तजावुज़ात गलत चीज़ है, उसको आप हटाते हैं, ये अच्छी चीज़ है। लेकिन उसमें ये होता है कि जो सिविलाइज्ड कंट्रीज़ हैं ना, जो तरक्की याफ्ता तरक्की पजीर यानी ममालिक हैं, वो ये करते हैं कि आपने तजावुज़ात हटाई, लेकिन उन लोगों को जिनका कारोबार है आपने उनसे कारोबार छीन लिया है, उसका कोई बंदोबस्त करते हैं। तो तजावुज़ात में 2 स्टेप्स आते हैं, एक है आप हटाते हैं, दूसरा है कि उनका बंदोबस्त करते हैं। तो जरा देख लीजिएगा, तहकीक कीजिए कि जिन जिन लोगों के बिजनेसेस खत्म हुए हैं, तजावुज़ात हटाई गई हैं, उनके लिए कोई मुतबादल बिजनेस का बंदोबस्त किया गया है कि नहीं किया गया। ठीक है माजिद निज़ामी साहब, एक तो ये 2 पॉइंट्स जो नजम साकिब साहब ने उठाए, एक दूसरा कि जब इमरान खान की हुकूमत गई थी या वो वजीर आज़म नहीं रहे थे तो कोई बड़ी पॉलिटिकल मूवमेंट नहीं चली थी, कोई बड़े एहतजाज धरने नहीं हुए थे, वो एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ और वो घर चले गए और उसके बाद फिर एहतजाजी सियासत उनकी जान से जारी रही। मौजूदा सिस्टम को देखते हुए आपको लगता है कि जो रोज़ा रमज़ान से पहले अपोजिशन रख रही है, वो जब इफ्तार की टेबल पर ईद के बाद बैठेगी तो क्या कुछ होगा उनके पास ऑप्शन में? जी बहुत शुक्रिया। अभी तक की जो सियासी सूरत हाल है उसमें गवर्नमेंट की जानिब से जितने भी महाज थे उनके ऊपर ख़ासी वर्किंग की गई है और उन्होंने अपना जो पहला पार्लिमानी साल है वो मुकम्मल इस तरह से किया है कि अभी उनके सामने कोई बड़ी मुज़ाहमत नज़र नहीं आ रही। उसमें कई महाज हैं, उसमें सफारतकारी है, उसमें अंदरूनी मामलात हैं और इसी तरह अदलिया का मामला है, मीडिया के हवाले से कानून साजी है। ये तमाम वो चीज़ें हैं कि जिनके ऊपर गवर्नमेंट ने कहीं ना कहीं तनकीद के बावजूद भी अपना एक स्टांस लिया और उसके हवाले से इक़दाम भी किए। हाँ, उस पर तनकीद भी हुई, उनके मैंडेट के हवाले से जो सवालिया निशान है वो बिल्कुल उसी तरह मौजूद है। लेकिन हम ये देखते हैं कि पहले पार्लिमानी साल के अंदर इन्होंने अपनी चीज़ों को बेहतर किया है। ठीक है, अब वो सवाल वहाँ पे बिल्कुल मौजूद रहेगा कि अपोजिशन के साथ क्या हुआ, क्या होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था। लेकिन अभी ऐसे लगता है कि हुकूमत ख़ासी मज़बूत हो रही है और इस हवाले से उन्होंने सियासी महाज पे जो काम किया है उससे लग रहा है कि आने वाले दिनों में अपोजिशन की जानिब से जलसे जुलूस तो हो सकते हैं, लेकिन क्या हुकूमत को ख़तरा होगा, इसकी अभी तक कोई ऐसी सूरत हाल नज़र नहीं आ रही। और इसको अगर हम पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है उसके साथ भी थोड़ा सा मैच करके देखें तो हमारे सामने ये जो 5 असम्बलीज़ की हिस्ट्री है जनरल मुशर्रफ के बाद से, उसमें कहीं ना कहीं रियासत में इस चीज़ को इंश्योर किया जाता है कि असम्बली अपनी मुद्दत पूरी करे। और फिर हमने ये देखा है कि प्राइम मिनिस्टर्स जो हैं वो हर असम्बली में तब्दील हुए हैं पिछले 25 साल में। तो इसलिए अभी शहबाज शरीफ साहब के हवाले से या मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के हवाले से एहतजाजी सियासत वाले महाज से कोई ऐसा बड़ा खतरा नज़र नहीं आता। भाई साहब को लगता है ये जो कॉन्फिडेंस हुकूमत का आपको भी नज़र आता है कि ऐसा एक तासुर आता है कि इस बार शायद पूरा कर जाए, वज़ीर आज़म पूरा कर जाएं अपना टेन्योर, ये कॉन्फिडेंस इत्तेहादियों की वजह से? देखिए, इसमें 2 से 3 फैक्टर्स बड़े अहम हैं। एक तो ये है कि अपोजिशन के पास 2 से 3 स्टाइल होते हैं जिन पे वो वर्किंग करके तो गवर्नमेंट को टफ टाइम दे सकती है। एक तो ये है कि वो एहतजाजी सियासत करे, सड़कों के ज़रिए हुकूमत को मुश्किलात में लेके आए। उसका एक पीक पॉइंट था, वो 26 नवंबर को आया, लेकिन वहाँ से अपोजिशन उसको ट्रांसलेट नहीं कर पाई मुज़ाकरात में। इसके अलावा पार्लियामेंट के अंदर की अपोजिशन बड़ी मैटर करती है। हमारे सामने पॉलिटिकल हिस्ट्री में कई ऐसी एग्जाम्पल्स हैं कि अपोजिशन के अरकान बहुत कम थे लेकिन उन्होंने बहुत अहम किरदार अदा किया। जनरल मुशर्रफ वाली असम्बली हो या जुल्फ़िकार अली भुट्टो वाली असम्बली हो, उसमें नंबर तो बहुत कम था अपोजिशन का, लेकिन उनके लीडर्स ने जो परफॉर्म किया या जिस तरह से हुकूमत को टफ टाइम दिया वो हमें इस वक्त असम्बली के अंदर नज़र नहीं आ रहा। और तीसरा फिर मसला ये होता है कि उसमें हकूमती इदारे और रियासती इदारे जो हैं उनके हवाले से अपोजिशन इंतज़ार करती है कि कहीं कोई दरार आए, कोई इख्तलाफ पैदा हो तो उसका हम फ़ायदा उठाएं। उसकी जो रिसेंट एग्जाम्पल है वो हमारे सामने PDM हुकूमत है कि जब उन्होंने ये देखा कि इमरान खान साहब और जो रियासती इदारे हैं उनके अंदर उस तरह से इत्तफाक नज़र नहीं आ रहा तो उन्होंने उसका फ़ायदा उठाया। तो ये जो 3 जो पैटर्न्स हैं ये इस वक्त अपोजिशन के पास फिर ये भी तो कहा जाता नज़र नहीं आ रहे। बंद गली में अपोजिशन नहीं जाती, अपोजिशन के पास हमेशा ऑप्शन होता है। तो 1 साल के अंदर बहुत से ऑप्शंस अपोजिशन ने अपना लिए हैं, आगे क्या रह जाएंगे? जी बिल्कुल, उसमें अभी तक तो पार्लियामेंट के अंदर एक भरपूर अपोजिशन का जो ऑप्शन है वो मौजूद है और उसके ज़रिए ही हुकूमत को टफ टाइम दिया जा सकता है। उसकी वजह ये कि ग्रैंड अपोजिशन अलायंस में जब पार्टीज़ जाएंगी
तो उसमें सबसे बड़ा मामला ये होगा कि तहरीक इंसाफ चूँकि एक बड़ा स्टेक होल्डर है, वो दूसरी जमातों को क्या ऑफ़र करते हैं। उनके पास खैबर पख्तूनख्वा के अंदर गवर्नमेंट है, वो JUIF को वहाँ पे किस तरह से मैनेज करेंगे, क्या वो उन्हें डेवलपमेंट फ़ंड देंगे, क्या वो उनके तकर्रुर और तबादलों में उनका साथ देंगे, क्या उन्हें वो एक इंतखाबी इत्तेहाद की एक ऑफ़र करेंगे, ऐसा कौन सा पैकेज वो अनाउंस कर रहे हैं या मीटिंग्स में जो डिस्कस हो रहा है वो देखना होगा कि क्या वो चीज़ें अगर इम्प्लीमेंट होती हैं तो फिर हम ये देख सकते हैं कि ग्रैंड अपोजिशन अलायंस के अंदर मौलाना फजलुर रहमान की जमात शामिल होगी। लेकिन अगर उन्हें सूबाई हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से प्रैक्टिकली कुछ सपोर्ट नहीं किया जाता तो फिर मैं नहीं समझता कि मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से कोई बड़ा इक़दाम किया जाए। क्योंकि माजी करीब के अंदर हमने ये देखा है कि मौलाना फजलुर रहमान और PTI 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से बहुत करीब आए, और वो मौका था जब दोनों जमातें करीब आई। उससे पहले तो एक दूसरे के खिलाफ बड़े बयानात होते थे, लेकिन उसके बाद से अब ये दूसरा मौका है कि जब दोबारा बैठ रहे हैं। अब देखना ये कि 26वीं तरमीम पे मौलाना नंबर ले गए, क्या PTI इकट्ठे बैठ के कोई नंबर ले पाती है और उनको साथ मिलाने में कामयाब हो जाती है, यह हमें वक्त ही बताएगा। एक ब्रेक की तरफ चलते हैं, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुश आमदीद नाज़रीन। आलमी मंजरनामे पर कल एक बड़ी अनोखी किस्म की मुलाकात हुई। डोनाल्ड ट्रंप जब इक़्तिदार में आए और आने से पहले उन्होंने दावा किया कि वो जंगों का खात्मा करेंगे। एक तो हमने देखा कि अमन मुआहदा हो गया इसराइल और गज़ा के दरमियान, हमास के दरमियान। दूसरा, रशिया और यूक्रेन के हवाले से सवालात थे कि वो कब होगा। और ये मामला डोनाल्ड ट्रंप बार बार ये कह चुके थे। उन्होंने इससे कबल यूक्रेन को तनकीद का निशाना बनाया। ज़ेलेंस्की साहब को उन्होंने कहा कि ये जोकर हैं, इन्होंने अपने लिए ये जंग छेड़ी हुई है, ये डिक्टेटर हैं। उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप को सऊदीया की जानिब से मेरे बारे में बड़ी गलत बयानी की गई है। और फिर ये भी कहा जा रहा है कि प्यूटन से सऊदीया में उनकी मुलाकात भी हो जाएगी। लेकिन कल जो कुछ अमेरिका में हुआ वो बड़ा अनप्रेसिडेंटेड था। हमने देखा कि कल डोनाल्ड ट्रंप और ज़ेलेंस्की वहाँ पर जब मीडिया के सामने मौजूद थे और वाइस प्रेसिडेंट भी वहाँ पर मौजूद थे, तो गुफ्तगू के दौरान वाइस प्रेसिडेंट ने ज़ेलेंस्की साहब को कहा कि आपने शुक्रिया नहीं अदा किया डोनाल्ड ट्रंप साहब का, हम तो चाहते हैं अमन मुआहदा हो। तो ज़ेलेंस्की साहब ने कहा कि कौन सा अमन मुआहदा? 2014 से लेकर 2022 तक हमारे इलाकों पर कब्जा किया गया, आपने क्या किया? डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा कि अगर हम अपनी जो इमदाद आपको देते हैं वापस ले लें तो हफ्ते में आपका कुछ ना रहे। तो बड़ी सख्त किस्म की डिबेट हुई। लेकिन इसके मुस्तकबिल क्या होगा, क्योंकि उसके बाद जैसे ही ये मीटिंग ख़त्म होती है और ज़ेलेंस्की साहब वहाँ से जाते हैं, उसके बाद फिर एक बयानात का लंबी रेल फेल होती है। यूरोप सारा ज़ेलेंस्की साहब के हक़ में बयान देना शुरू कर देता है। हर मुल्क से बयान आते हैं कि हम आपके साथ खड़े हैं। तो अब इस सब से निकलेगा क्या, और यूक्रेन और रशिया की वॉर का क्या बनेगा, और यूक्रेन की अब आइंदा आने वाली सियासत क्या होगी, या इस जंग का क्या बनेगा? मैं नजमुल हक साहब आपसे आगाज़ करूँगा। मेरी नज़र से तो ऐसा इससे पहले नहीं गुजरा कि इतनी हार्ड किस्म की डिबेट मीडिया के सामने हुई हो। तो इसका हासिल वसूल क्या होगा? देखिए, आपने ठीक कहा। ओवल ऑफिस में एक तो ये है कि इस तरह की अगर गुफ्तगू हो रही हो तो उसको रिकॉर्ड नहीं किया जाता, और अगर रिकॉर्ड किया जाए तो इस तरह से दिखाया नहीं जाता। ये तो घर बुला के आपने बेइज्जत किया है। यानी आपने पहले उनको बुलाया और उसके बाद उन्होंने, इसको हम अंग्रेजी में ड्रेसिंग डाउन कहते हैं। आपने देखा ही नहीं कि आप खुद भी सदर हैं और ये जो इस वक्त आपके साथ मेहमान हैं ये भी सदर हैं। किसी किस्म की कोई दलील नहीं दी जा सकती। मिसाल के तौर पे वो वाइस प्रेसिडेंट साहब पूछते हैं आपने ये कपड़े कैसे पहने हुए हैं जी, आपके पास सूट नहीं है कोई जी। अच्छा, उस बेचारे को आप यकीन करें उनको समझ ही नहीं आ रही थी कि मैं किस तरह से इन बातों का जवाब दूं, इसलिए कि ये सारी नॉनसेंसिकल बातें। मुझे बता दीजिए, सूट का, टाई सूट ये वो का, इसका यूक्रेन के मसले के हल का ताल्लुक क्या है? तो साफ नजर आ रहा था कि उसको, जिस तरह हमारे यहां नहीं होता, गांव में बुलाता है चौधरी, दो पार्टियों में लड़ाई हो रही है, उसमें से जिस पार्टी को उसने जलीलो खार करना होता है उसको बुलाता है, और आके फिर ऐसे ऐसे सवाल जवाब होते हैं। मुझे तो लगता है इन्होंने हमारी पंजाब की जो देहाती है ना आपकी सियासत, उससे लेके तो ये सारा सीन क्रिएट किया है। निहायत ज्यादती है। अच्छा, अब अच्छी बात उसमें यह हुई कि ज़ेलेंस्की साहब ने अपना टेम्पर लूज नहीं किया। आप नोट कीजिएगा कि उसको पता था ये सारा रिकॉर्ड हो रहा है, लोग बैठे हुए हैं, और उन्होंने अपना टेम्पर लूज नहीं किया।
मैं इस तरह के वाकयात को और भी देख रहा हूं। अभी अभी ट्रंप साहब आए हैं और आके उन्होंने कनाडा को ये कर दूंगा, ग्रीनलैंड को खरीद लूंगा, मैक्सिको की दीवार ये कर दूंगा, यूरोप का सत्यानाश मार दूंगा और इसको ये करूंगा, उसको वो करूंगा। अब जब ये वायरल हुई है ये वाली चीज, इससे मुझे ये अंदाजा हो रहा है कि ये सिलसिला अगर तो ट्रंप साहब की जिंदगी रही, अल्लाह करे कि जिंदगी रहे, क्योंकि आपको फिर मूवीज देखने का, और फिर किसने नेटफ्लिक्स देखना, किसने देखनी कौन सी मूवी, ओ सामने चल रही है मूवी, ये ज्यादती है, इसको रिकॉर्ड किया जाए। लेकिन आप नोट करें, दुनिया भर ने इसको देखा, कुछ कहा, इसलिए कि ताकतवर के साथ होते हैं आप। अच्छा, एक पॉइंट, एक नजम साहब एक पॉइंट यहां पे ऐड कर लेता हूं। हाँ, मैं एक पॉइंट ऐड कर रहा हूं। ज़ेलेंस्की साहब ने वहां पर यह कहा, वाइस प्रेसिडेंट साहब को, कि 2014 से अब तक, यानी ओबामा रहे, फिर ट्रंप साहब रहे, फिर बाइडन, फिर ट्रंप, हमारी जमीन पर जब कब्जा हो रहा था कोई नहीं बोला। तो आप किस अमन मुआहिदे की बात करते हैं? उन्होंने कहा कि मैंने प्यूटन के साथ साइन किए मुआहिदों पर कि कैदी रिहा करेंगे, इलाके छोड़ेंगे, लेकिन प्यूटन नहीं माने। तो आप किस अमन मुआहिदे की बात करते हैं? तो क्या कोई अमन मुआहिदा होगा? देखिए, मैं उसी की तरफ कह रहा था कि यूक्रेन के साथ होने क्या वाला है। क्विकली आपको बताते हैं, पॉलिटिकल साइंस में और खासतौर पे स्ट्रेटेजिक स्टडीज में एक कॉन्सेप्ट है रियल पॉलिटिक का। उसमें यह होता है कि आप असल में जो सियासत है ना, जो इंटरनेशनल लेवल पे होती है, उसमें यह होता है कि आप एक सिचुएशन क्रिएट करते हैं। मिसाल के तौर पे इस यूक्रेन की वॉर में अमेरिका ने यूएसएसआर जो यानी इस वक्त रशिया है, उसको प्रॉम्प्ट किया कि उसके बॉर्डर पे जो है वो एक कंट्री है जिसको पे जो कि नेटो का मेंबर बना रहे हैं, उसको उस हद तक ले आए कि उसको वो करना पड़ा। अब इसमें एक साजिशी थ्योरी है कि क्या रूस ने अमेरिका के साथ मिलकर ये सारा कुछ किया, क्योंकि इवेंचुअल जो विनर्स हैं, इवेंचुअल जो बेनिफिशियरीज हैं, जिनको बेनिफिट हो रहा है, वो तो रूस निकल रहा है इसमें, और वो तो अमेरिका निकल रहा है। इसलिए कि पहले उन्होंने $500 बिलियन की बात की कि ये मिनरल्स जो हैं वो आपके हम लेंगे, जिस पे वो अड़ गया। हालांकि उसको नहीं अड़ना चाहिए था, क्योंकि उसकी तो पोजीशन ऐसी है ही नहीं। अब ये बात आ गई है कि इन्वेस्टमेंट एक फंड बनेगा और उसमें 50% जो पैसे हैं जो कंस्ट्रक्ट करना है यूक्रेन को, या जो भी हिसाब किताब करने हैं, उसमें यूक्रेन डालेगा। होने क्या वाला है? होने ये वाला है कि यूक्रेन की सॉवरेंटी जो है, जो उसकी हाकमियत है, उसको तो यूं समझे ना कि उसकी तो मिट्टी पलीद हो चुकी है, वो गई। दूसरा क्या होने वाला है, जब तक ये जो भी डील हो रही है, ये जब तक हो जाती है तब तक ज़ेलेंस्की साहब अपनी सीट पे मौजूद हैं। क्योंकि तारीख गवाह है कि जब इस तरह की बात हो तो वो टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करके फेंक दिया जाता है। इस वक्त दुनिया के अकेला तरीन आदमी अगर कोई है ना, तो वो ये ज़ेलेंस्की है। अब ये है कि रियल पॉलिटिक की मैंने बात की थी, इसमें इवेंचुअल जिन्होंने शुरू की वो भी बड़ी ताकतें थी, जो इस वक्त उसको ठीक कर रही हैं वो भी बड़ी ताकतें हैं। और इसमें जो नुकसान होता है वो आपको पता है ना, दो हाथी जब लड़ते हैं तो नुकसान घास का होता है, और यूक्रेन इस वक्त घास है। माजिद साहब, मैं ज़रा आपकी तरफ आता हूँ। ये चीज़ लेकर 2-3 ऐसे बयानात दिए गए, क्योंकि इस खित्ते के अंदर अगर अमन आना है तो वो भी अमेरिका की मरहून मिन्नत है, वो सालसी का किरदार अदा कर रही है। लेकिन जो बयानिया डोनाल्ड ट्रंप साहब ने रखा और फिर कहा कि ये ज़ेलेंस्की अभी रेडी नहीं है, जब रेडी हो जाएगा, और ख़ासतौर पर ये मादनियात का मुआहिदा जिस पर अभी नजम साकिब साहब ने बात की, वो ये चाहते हैं ये भी हो जाए। तो क्या आपको लगता है कोई मुआहिदा इस किस्म का हो पाएगा, कोई मादनियात का, कोई अमन का? ये दोनों ममालिक किसी बात पर एग्री हो जाएंगे कि ठीक है, मैं अगर कोई इलाका कब्जे में लिया तो छोड़ता हूँ, या यूक्रेन एग्री हो जाएगा कि जो इलाका कब्जे में चला गया, चले ठीक है, वो छोड़ के हम अमन कर लेते हैं? जी, ये डोनाल्ड ट्रंप की जो गैर मुतवाज़न शख्सियत है, उसकी वजह से मेरा ख़्याल है सफारतकारी में बहुत सी नई चीज़ें होने जा रही हैं, और हम पहले भी उनके तुंदो तेज़ और गैर ज़िम्मेदाराना बयानात सुन चुके हैं, वो गज़ा के मामले में हों, बाकी मामलात में हों। तो अब ये जो हालिया मुलाकात के बाद जो मंजरनामा बन रहा है, जिसमें तमाम आलमी रहनुमा यूक्रेन के सदर की हमायत में बयान जारी कर रहे थे, और इस चीज़ को नापसंदीदा अमल के तौर पे देखा गया है, तो मुझे लगता है कि ये जो आलमी ताकतों का इस वक्त मसला मौजूद है, जिसमें हम मिडल ईस्ट में शाम के मंजरनामे को नज़रअंदाज नहीं कर सकते, तो ऐसे लगता है कि शाम का मामला यूक्रेन के साथ कहीं ना कहीं इस गेम में मुंसलिक था, और वहाँ पर
रूस की जानिब से बिलाखिर जो मुज़ाहमत नहीं की गई और उसका फ़ायदा दूसरे ब्लॉक को हुआ, तो उससे ऐसे लग रहा है कि अब वहाँ की जो सिचुएशन है उसके अंदर तो रशिया मौजूद नहीं रहा और मिडल ईस्ट के अंदर से ईरान का इन्फ्लुएंस भी खासा कम हुआ है। उसमें हिजबुल्लाह के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ हैं, इराक़ के अंदर जो कार्रवाइयाँ हुई हैं वो हैं, इसी तरह ईरान के अंदर की जो सूरत हाल है। तो इन दोनों चीज़ों को जब हम यूक्रेन से कनेक्ट करते हैं तो पता ये चलता है कि कहीं ना कहीं अमेरिका और जो बाकी ताकतें हैं वो इस मसले को अब ख़त्म करने के लिए कोशां हैं और उनका ये ख्याल है कि वहाँ पर जो कुछ होना था अब उसे हो गया, इसे एक क्लोजर की तरफ लेके जाया जाए। अब वो किस तरह से होगा, क्या वो जस्टिफाइड क्लोजर होगा या नहीं होगा, इसमें यूक्रेन के अवाम की जो ख्वाहिशात हैं उनको किस हद तक सामने रखा जाएगा, ये एक अहम सवाल है। जस्टिफाइड को अगर आप जस्टिफाई करें तो वो कैसे होगा? क्या आपको क्या लगता है कि इस खत्ते में अमन होगा तो दोनों के दरमियान का ऐसा कौन सा पॉइंट होगा? जी बिल्कुल, उस तक पहुंचने के लिए मेरा ख्याल है कि अगर सफारतकार कोशिश करेंगे तो वो हो जाएगा, लेकिन अगर उसमें डोनाल्ड ट्रंप जैसे लोग मौजूद रहेंगे और जिस तरह से वो एक गैर जिम्मेदाराना बयानात की सोच के साथ सामने आते हैं और गैर मुतवाज़न शख्सियत के तौर पे वो अपने इक़दामात करते हैं, तो उससे मामला ख़राब होगा। हमने ये गज़ा के मामले में भी देखा है कि उर्दन से जब वहाँ के सरबराह गए, उनसे जो बातचीत हुई, फिर उन्होंने जो प्लान पेश किया गज़ा के हवाले से कि जी इन सब को यहाँ से जो है वो कहीं मुंतकिल करके तो फिर इसकी तामीर नौ की जाए, तो ये मेरा ख्याल है कि अमेरिकन्स के अंदर भी कहीं ना कहीं ये एहसास मौजूद होगा कि इस पैटर्न के ज़रिए या इस स्टाइल के ज़रिए मामलात हल की तरफ नहीं जाएंगे और कहीं ना कहीं वो डील स्टक रहेगी, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान यूक्रेन का है। तो उनके लिए ऐसी कौन सी डील बनाई जाए कि जिसमें विन विन सिचुएशन हो, रशिया जो है वो भी अपने मकासद हासिल कर ले और अमेरिका भी उससे पीछे हट जाए। तो इसमें डिप्लोमेट्स को मेरा ख्याल है ज़्यादा रोल प्ले करना होगा, पॉलिटिकल लीडर्स की जानिब से ये चीज़ मुझे दुरुस्त सिमत में जाती नज़र नहीं आ रही। साकिब बशीर साहब, क्योंकि यूक्रेन पिछले दौरे हुकूमत में जो अमेरिका में था बाइडेन साहब, उनके लिए तो अना का मसला था रशिया के खिलाफ, इस बार वो अना का मसला नहीं लग रहा। और दूसरा ये कि जिस तरह यूरोपियन कंट्रीज सामने आई हैं, फिर क्या ट्रंप साहब जिस तरह गजा के हवाले से उन्होंने एक AI वीडियो जारी की है जिसकी हम मजम्मत करते हैं, जिस तरीके से वो वीडियो जारी की है, तो यूक्रेन के हवाले से भी अब एक AI वीडियो जारी करके बताएंगे कि अब यूक्रेन आइंदा आने वाले दिनों में कैसा होगा? बिल्कुल मुमकिन है। जिस तरह एक गैर रवायती सियासतदान के तौर पर जो है वो ट्रंप को देखा जा रहा है और उनके इक़दामात, उनकी जो अमली शक्ल है वो भी हमें गैर रवायती नज़र आ रही है। इसीलिए जो रात को तकरीबन 50 मिनट पूरी दुनिया ने वो लाइव देखे, वो मनाजर जो माजी में कभी भी कहीं पे भी जो है वो नहीं देखे गए। अच्छा, इसमें ना एक थोड़ा सा पस मंज़र भी है। ये जो ज़ेलेंस्की हैं, ये आपको पता है कि बाइडन इंतज़ामिया वो जो जब ये इलेक्शन की वहाँ पे कैंपेन चल रही थी, तो जो वाइस प्रेसिडेंट हैं उनके हवाले से इन्होंने कुछ कमेंट पास किए थे। रात को उन्होंने उसका हवाला भी दिया, उन्होंने गिला भी किया, हवाला भी दिया। इनकी ये ख्वाहिश थी कि गिला भी किया और हवाला भी दिया। तो एक वजह तो ये भी थी कि जो तलखी थी उसकी वजह एक वो चलती आ रही थी। फिर एक हफ्ता कबल आपको पता है कि ट्रंप साहब ने इनको कहा था कि एक आमर की शक्ल में बैठे हुए हैं, वहाँ इलेक्शन करवाएं, और इस तरह की बात भी हुई थी। और आगे से उन्होंने उनका जवाब भी जो आया था, तो वो तलखी हमें फिर अमली सूरत में जो है वो नज़र आई। अब सूरत हाल ये है कि जिस तरह रात जो वो मादनियात के हवाले से उन्होंने साइन होने थे डील पर, बल्कि शुरू में आप देखें कि वो तकरीबन 50 मिनट के शुरू में चीज़ें स्मूथ चल रही थी, लेकिन जो है वो यूक्रेनी जो प्रेसिडेंट हैं उनकी जानिब से गाहे बगाहे इस चीज़ का बिल्कुल वाज़े अंदाज में ये तासुर दिया गया कि कोई डील, कोई ऐसी चीज़ नहीं है और जो वार ख़त्म करने या जंग ख़त्म करने के हवाले से। तो ये आहिस्ता आहिस्ता बूस्ट होते होते 40 मिनट के बाद जो है वो उसमें तलखी जो है बढ़ गई और मामलात यहाँ तक पहुँच गए। अब सिचुएशन ये है कि क्योंकि सदर ट्रंप जो है वो माजी में भी और अब भी वो नेटो के हवाले से बड़ा क्लियर मौक़िफ़ रखते हैं, और अब नेटो के ममालिक को उन्होंने बड़ा ग्रिल भी किया। वाइस प्रेसिडेंट ने पिछले दिनों एक स्पीच भी की थी फ्रांस में, तो उन्होंने बड़ा ग्रिल किया। तो अब जो नेटो के ममालिक हैं वो आके यूक्रेनी प्रेसिडेंट के पीछे खड़े हो गए हैं। उन्होंने कहा कि ज़बरदस्त, हम आपके साथ खड़े हैं। असल में उनको भी थोड़ा सा गुस्सा था ट्रंप पे कि वो कैसा जो है बिहेवियर रखते हैं और किस तरह जो है वो ट्रीट कर रहे हैं हर चीज़ को, तो वो उनके साथ खड़े हो गए हैं। लेकिन सिचुएशन यूक्रेन के लिए कम से कम कोई अच्छी खबर जो है वो शायद ना लाए। उसकी वजह यह है कि अल्टीमेटली ये चीज़ तो है ना कि जो अमेरिका है वो फौजी इमदाद, फौजी असला
साजो सामान सब कुछ जो है वो देता आ रहा है। अगर ट्रंप जो है वो उसको रोकते हैं तो फिर उसके असरात तो डेफिनेटली यूक्रेन पे नजर आएंगे कि वो फिर उसके अमेरिका के बगैर कैसे डिफेंड कर सकेंगे, और अमेरिका को क्या यूरोप उस लेवल पर रिप्लेस कर सकेगा कि वो रूस के साथ जो वो जंग जारी रख सके। इसलिए ये मामला अब कहीं ना कहीं जाकर सेटल ही होना है, क्योंकि ट्रंप ने वो भी ये खबर आ रही है कि इसने आके जो अंदाज था और वो बेइज्जत किया गया है वहां पे ओवल ऑफिस में आके, जिस तरह का तरीकाकार जो है वो अपनाया गया, और जो आपने ड्रेस के हवाले से बात की, मेरे ख्याल में उन्होंने उसको भी बड़ा बुरा मनाया, बल्कि जैसे ही ये वहां पर इंटरव्यू हुए तो वहां पे भी ट्रंप ने उस पर कमेंट किया, तो सिचुएशन बहरहाल गैर मामूली थी। मैं नजूर साहब एक चीज अगर मुख्तसरन जानना चाहूं कि एक फौजी बेड़ा हमें भी नहीं पहुंचा था, अगर ये इमदाद रुक जाती है अमेरिका की जानिब से तो फिर क्या फर्क पड़ता है? देखिए, हम लोग भूल जाते हैं, बेसिक्स को भूल जाते हैं। जिस तरह हमारी क्रिकेट इस वक्त बेसिक्स को भूली हुई है ना, हमें यह भूल जाता है कि दो मुल्कों के ताल्लुकात जो हैं वो दो इंसानों के ताल्लुकात जैसे नहीं होते, उसमें नेशनल इंटरेस्ट होता है, और नेशनल इंटरेस्ट जो है वो जिस वक्त किसी गिवन टाइम में थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, लेकिन बुनियादी चीजें वही रहती हैं। आपको गलतफहमी थी कि बेड़ा आएगा, आपको गलतफहमी थी कि यानी जब 71 आया, आपको गलतफहमी थी जब 2002 का स्टैंड ऑफ हुआ, आपको गलतफहमी थी कि सिविल वो जो आपका है ना ये यानी एनर्जी का वो जो एटॉमिक एनर्जी का जो उसको मिला हिंदुस्तान को, वो आपको भी मिलना चाहिए इसलिए कि बराबरी की। ये सारी गलतफहमियां दूर कर लीजिए। आपको गलतफहमी थी कि आप वॉर ऑन टेरर में फ्रंट लाइन स्टेट हैं तो आपके साथ अमेरिका अच्छा सलूक करेगा। सीधी सी बात है, नेशनल इंटरेस्ट आपका होता है, और इसीलिए मैं अक्सर कहा करता हूं कि चाइना को इतना लाइटली मत लीजिए। डू नॉट टेक चाइना फॉर ग्रांटेड, इसलिए कि कल को अगर खुदा ना खास्ता उनका नेशनल इंटरेस्ट जो है वो ये डिक्टेट करता है कि वो अपना रुख बदल ले तो बदला भी जा सकता है। लिहाजा इसको थोड़ा सा बेसिक्स को समझना पड़ेगा और फिर आपको तस्वीर बड़ी साफ सुथरी नजर आएगी। यानी बैलेंस करना पड़ेगा। एक ब्रेक की तरफ चलते हैं, फिर बात करते हैं पाकिस्तान में जारी मौजूदा अदालती निज़ाम के हवाले से और जो वहाँ पर इख्तलाफात मौजूद हैं और जिस किस्म की तब्दीलियाँ हो रही हैं उस पर ज़रा तफसीलन बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। ये 26वीं आईनी तरमीम से पहले प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जब सामने आया और उसके बाद फिर उसका ऑर्डिनेंस सामने आया, फिर 26वीं तरमीम सामने आई तो बहुत से इख्तलाफात सामने आने लगे, ख़ासतौर पर अपोजिशन के बहुत से इख्तलाफात सामने आने लगे कि वो एग्री नहीं थे इस मामले से, और कहा गया कि अदलिया का सारा निज़ाम एग्जेक्टिव्स के पास भेजा जा रहा है और एग्जेक्टिव्स के इख्तियारात बढ़ाए जा रहे हैं और अदलिया की खुद मुख्तारी को ख़त्म किया जा रहा है। ये इख्तलाफात बढ़ते जा रहे हैं और आए दिन जब कोई फैसला होता है, ख़ासतौर पर आईनी बेंच के हवाले से या 26वीं आईनी तरमीम के बाद जो तब्दीली आई, वो तब्दीली जब कोई फैसला लाती है तो उसके हवाले से तनकीद का निशाना भी किया जाता है। और ये यकीन मानिएगा कि ये तनकीद का तब तक इसको निशाना बनाया जाएगा जब तक जो आज मुखालिफ हैं कल उनकी हुकूमत नहीं आ जाती और वो इससे बेनिफिशरी नहीं हो जाते। आपको याद होगा पी का एक ड्रैकोलियन कानून हुआ करता था, लेकिन जब उनकी अपनी बारी आई तो वो बिल्कुल ठीक हो गया। आज वो उसको बड़े आराम से डिफेंड भी कर रहे हैं और बता रहे हैं कि उसके क्या समरात हैं, वसीतर मुल्की मफाद क्या है उसके अंदर। तो इसी तरह अगर कल पीटीआई की हुकूमत आती है तो ये जो बातें याद की जाती हैं कि हम इसको रिवर्स कर देंगे, ऐसा नहीं होगा। लेकिन अब ताज़ा तरीन जो अपडेट ये हुई है कि जुडिशल कमीशन इजलास हुआ है, सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में मजीद 5 जजेस शामिल करने की मंजूरी दे दी गई है। साकिब बशीर साहब, स्टार्टिंग विद यू, ये फरमाइएगा ये 5 जजेस जो अभी हालिया तैनात हुए हैं उनको शामिल किया गया है, और जब ये इजलास हुआ तो इसमें भी कोई इख्तलाफ सामने आया, जरा ये बताते हैं तो क्या मामला हुआ? ये 10 फरवरी को ये जो कमीशन का जो इजलास हुआ था उसमें 5 जजेस मुख्तलिफ हाई कोर्ट से 7 जजेस हुए थे, एक जो आर्जी और 6 मुस्तकिल थे, जिसमें से 5 जजेस जो है उनको अभी जो रिसेंटली आईनी कमीशन में तोसी हुई है आईनी बेंच में, उसमें डाला गया है। 13 जजेस जो कर दिए गए हैं। अब ये बड़ी एक दिलचस्प सिचुएशन बनी है। कल एक तो जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और जो पीटीआई के 2 मेंबरान, मतलब 4 मेंबरान की जानिब से ये कहा गया 13 में से कि पूरी सुप्रीम कोर्ट को, मतलब जो 25 जजेस हैं सबको जो है वो डिक्लेयर कर दें कि आईनी बेंच। लेकिन ये बात जो है वो तजवीज़ मुस्तरद कर दी गई और जो 7 मेंबर हैं
उन्होंने बल्कि 9 मेंबर जो हैं उन्होंने ये कहा कि इनमें से 5 जजेस जो है वो उसमें शामिल कर दिए जाएं। अब मामला ये है कि अदलिया के हवाले से जितनी तब्दीलियां हैं उनमें हम ये कहते हैं कि एग्जीक्यूटिव का रोल बढ़ रहा है या कोई और जो है वो किरदार जो है वो बढ़ रहे हैं, लेकिन एक चीज़ जो है वो हमारे मद्देनजर होनी चाहिए कि अब अदलिया के अंदर भी, मतलब फॉर एग्जाम्पल चीफ जस्टिस याया अफरीदी, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और जस्टिस अमीनुद्दीन खान, ये 3 जजेस थे जिन्होंने अपने ही जजेस की तजवीज़ को रद्द करने में दूसरों का साथ दिया, दूसरी साइड का, और उसके बाद जो है वो ये 5 जजेस आए हैं। तो ये एक दिलचस्प सूरत हाल है कि मतलब ये है कि अदलिया के अंदर भी वो सपोर्ट जो है वो नहीं मिल रही कि जो 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से अंदर जो है एक राय पाई जाती है। अब आगे जो एक मंजरनामा है वो बड़ा दिलचस्प है। एक तो 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तें लगनी है, उसमें अब यही 13 जजेस बैठ के सुनना शुरू कर दें, तो इनके हवाले से यह सवाल था कि ये तो 26वीं आईनी तरमीम के बेनिफिशरी होकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं, तो ये अलग से सिचुएशन बनेगी। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट कि 12 जुलाई आपको पता है कि मखसूस नशिस्तों के फैसले पर आज भी अमल नहीं हुआ, नजरसानी का मामला आज भी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है और वो 13 जजेस ने सुना था। अब ये 13 जजेस का आईनी बेंच बन गया है, तो इस आईनी बेंच में 2 जजेस वो भी शामिल है, 3 जजेस वो शामिल है जिन्होंने उसके खिलाफ फैसला दिया था, 3 वो शामिल है जिन्होंने उसके हक में फैसला दिया, और बाकी नए जजेस हैं। तो अब क्या यही बेंच सुनेगा या कोई नया बेंच आएगा? फिर और एक और बात, अगर मखसूस नशिस्तें पीटीआई या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को देने की बजाय वो हुकूमत वक्त को दे दी जाती हैं, तो फिर आप ये ज़हन में रखें कि आइंदा आने वाले वक्त में आपको 27वीं फिर 28वीं तरमीम और पूरा स्ट्रक्चर मजीद जो है वो उसमें कुछ रह गया है। अगरचे रह कुछ नहीं गया, अदालती जो तरफ अगर हम देखें तो कुछ रह भी गया है, तो वो भी जो है वो तब्दील हो जाएगा। तो इसलिए ये जो अभी बेंच में तोसी हुई है, नए जजेस आए हैं, इसका आइंदा आने वाले केसेस में बड़ा अहम जो है वो इसका असर होगा। फिर 8 फरवरी और जो 9 मई के हवाले से इंक्वायरी कमीशन पे भी केसेस सुप्रीम कोर्ट ने टेकअप कर लिए हैं, उसमें भी वो उन पे असिस्टेंस मजीद मांगी गई है, लेकिन उसमें बड़ी दिलचस्प कल हेयरिंग हुई है। उस हेयरिंग में अगरचे पीटीआई के वकला ने एस्टैब्लिश करने की कोशिश की, लेकिन अभी कन्विंस नहीं कर सके, क्योंकि एक मौकफ पहले भी हुकूमत का भी ये था और आईनी बेंच के अंदर भी कि जो 9 मई के केसेस हैं इतने आगे बढ़ चुके हैं, उनके ट्रायल अपने कंक्लूजन की तरफ जा रहे हैं। तो अब इस स्टेज पे क्या इंक्वायरी कमीशन बनाना क्या उसको जो है वो मुतासर नहीं करेगा? तो सूरत हाल अदालती महाल पे मेरे ख्याल में आने वाले दिनों में काफी जो है वो हमें बदलती नजर आएगी। कोई एहतजाज इस हवाले से हो पाएगा? क्योंकि जब भी कोई फैसला होता है साकिब बशीर साहब, आगे से कहा जाता है या वकला एहतजाज करेंगे या अपोजिशन एहतजाज करेगी, लेकिन वो 2-3 दिन खबरों में रहने के बाद खत्म हो जाता है। नहीं, मैं इस पे बहुत ज़्यादा कमेंट नहीं करूंगा, कहीं कोई तौहीन अदालत ना हो जाए, लेकिन हुकूमत को कोई फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। चलें नजम साकिब साहब, ये बड़ा आइडियल सिस्टम में हम रह रहे हैं हुकूमत की नज़र से। चीफ जस्टिस साहब अपोजिशन से भी मिलते हैं, हुकूमत से भी मिलते हैं, IMF से भी मिल लेते हैं, फिर इधर बेंचेस भी पूरे हो गए हैं। आने वाले दिनों में रमज़ान के बाद जहाँ पर एहतजाज होगा वहाँ पर मखसूस नशिस्तों का फैसला भी शायद हो जाए, वहाँ पर और भी बहुत से फैसले जो पेंडिंग थे वो भी हो जाएं। देखिए, एक अहम चीज़ जो है ना उसकी तरफ इशारा दिलाना चाहूँगा, वो ये है कि जो 5 नए जजेस हजरात आए हैं ना, इनके नाम देखिए, इनके बारे में जो इनकी रेपुटेशन है जो कि बहुत अच्छी है, इनके बारे में देखिए इन्होंने कौन कौन से फैसले किए, कहाँ कहाँ इंक्लिनेशन है, तो आपको पता लगेगा कि इस जुडिशल कमीशन ने एक एक्यूट किस्म का बैलेंस क्रिएट किया है इस आईनी बेंच में। अब वो बैलेंस जो है वो क्रिएट तो हो गया है, ये कितनी देर तक चलेगा, इसके बाद क्या सूरत हाल आएगी, वो तो आने वाला वक्त बताएगा। सवालात जो इस वक्त उठ रहे हैं ना, सवालात उनके दिमागों में उठ रहे हैं जिनको ये पता है कि कोई भी मुआशरा इंसाफ के बगैर नहीं रह सकता। सवालात उनके दिमाग में उठ रहे हैं जो कि मानते हैं कि कानून और आइन की कदर व मंजिलत होती है। वो मानते हैं कि पार्लियामेंट हो, अदालतें हो, हुकूमत हो, वो अवाम के लिए होते हैं। ये सवालात उनके दिमाग में उठ रहे हैं। उनके दिमाग में सवालात जो ये खासतौर पे जो पीटीआई कह रही है ना जी, अपॉइंटमेंट क्राइटेरिया होना चाहिए और वो जो उसके वो हेड हैं उनको ये इख्तियार नहीं है, वो ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। ये वक्त नहीं है ये बातें करने का। जिस वक्त 26वीं तरमीम आ रही थी, आप कहाँ थे? वो ये अताशात की वो मुझे नज्म याद आ गई, टाइम हो तो मैं आपको पूरा सुनाऊं। हम थे आतिश तगार और तुम तक न पहुंची कोई लम सांच, हैं जी, वो ये बाद में सुनाएंगे आपको। लेकिन ये है, आप उस वक्त कहाँ थे?
आपके अपने लोगों ने ये 2/3 अक्सरियत जो है उसको पूरा करने में यानी मदद दी। आप कम से कम कहते हैं कि जी ये हमें मंजूर नहीं है, हम सारे के सारे मिन हैसुल कौम मिन हैसुल जमात हम ऐलान करते हैं कि हम इस पार्लियामेंट को छोड़ के जा रहे हैं। अब जबकि आइन का हिस्सा बन गई 26वीं तरमीम, अब क्या करना है? अब तो सिर्फ यह है कि उसके मुज़मिरात देखिए और उसके समरात भुगतिए। ठीक है माजिद निज़ामी साहब, क्योंकि जब भी कोई फैसला होता है, जैसे मैंने पहले कहा कि उस पर फिर बहुत से इख्तलाफात भी आते हैं। अब ये कहा गया कि जिस तरह 5 ये नए नाम सामने आए और फिर इनको आईनी बेंच का हिस्सा बनाया गया, उन्होंने कहा तरीकाकार ठीक नहीं है। जुडिशल कमीशन का जो इजलास हुआ उसमें कहा गया आप इसका कोई बेहतर तरीकाकार लेकर आए। ज़राए कहते हैं कि चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि आज कर लेते हैं, अगली दफ़ा फिर इसको देखेंगे, इसका तरीकाकार तब्दील कर देंगे। जी ये सारी सिचुएशन इंटरेस्टिंग इसलिए है कि अब आने वाले दिनों में जो पार्लियामेंट के अंदर की सियासी जंग है वो मेरा ख्याल है अदालती फोरम पे मुंतकिल हो चुकी है, और सियासतदान जब अपने अपने मुकदमे वहाँ पे लेके जाएंगे तो वहाँ पे जो कॉम्बिनेशन बना है वो बड़ा दिलचस्प होगा। और सूबों से जिन लोगों को लाया गया है और उनके अपॉइंटमेंट्स और उसके बाद फिर जिस तरतीब से उन्हें इसमें एडजस्ट किया गया है, तो उससे पता ये चल रहा है कि इस वक्त हुकूमत या जो मुकन्नना और इंतज़ामिया है वो इस मूड में नहीं लग रहे कि वो अदालती महाज से अपने लिए कोई शिकस्त जो है वो समेटें, और इसलिए वो फिर इन चीज़ों को प्लान करके आगे आ रहे हैं। हमने ये देखा है कि जब अपोजिशन वफद की जस्टिस याहिया आफरीदी से मुलाकात भी हुई तो उन्होंने उन्हें यही कहा कि आप इस प्रोसेस के अंदर शामिल हों, प्रोसेस से आप ना निकलें। तो एक तरह से उन्होंने अपोजिशन को भी इंगेज करने की कोशिश की, लेकिन जो उसके अंदर लार्जर स्केल के अंदर जो हम पॉइंट्स देखते हैं या जो स्कोर देखते हैं उसमें यही लगता है कि हुकूमत इन सारे मामलात में कंफर्टेबल रहेगी, और इसके लिए उन्होंने आइन का सहारा लिया, उसके कुछ टेक्निकल पॉइंट्स का सहारा लिया, जिसके बाद उन्होंने इस पूरे मंजरनामे को तरतीब दिया है। तो भाई साहब, क्योंकि माजी में ना हमने माजी करीब में देखा मखसूस नशिस्तों का एक फैसला आता है और अदलिया बार बार कहती है, वजाहत भी देती है, ख़त भी लिखती है, इलेक्शन कमीशन को कहती है कि आप इस पर जो हमने फैसला दिया उसके मुताबिक हल करें, लेकिन वहाँ से उस तरह हल नहीं किया जाता। पार्लियामेंट भी बीच में आती है, वो भी अपना एक लेटर लिख देती है। तो क्या हमें मुस्तकबिल में भी ऐसा ही लगेगा कि जो सारी तब्दीलियाँ कर ली हैं उसके बाद भी अगर फैसला अदालत से आ जाता है लेकिन पार्लियामेंट या कोई इदारा जो खुद मुख्तार हो वो अपनी मर्जी से उस चीज़ को करेगा? जी यही बुनियादी नुक्ता था कि हुकूमत को ये शिकायत थी कि हमारे किए गए इक़दामात को अदालत से जो है वो मुखालफत का सामना होता है। तो इस पूरे के पूरे दावे को रद्द करने के लिए उन्होंने ये सारा प्लान किया, और अब मेरा ख्याल है कि ऐसा कोई सिचुएशन अभी तक तो सामने नज़र नहीं आ रही कि जिसमें हुकूमत को परेशानी का दावा हो, और इसीलिए गवर्नमेंट की जानिब से भी इस तरह की चीज़ों के लिए बड़ी तरतीब से ये मामला किया गया, क्योंकि अदलिया के पास उस तरह से कुव्वत नाफजा नहीं है। उसने अपने हुक्म के ज़रिए इस चीज़ को करना है। इम्प्लीमेंटेशन में हमने ये देखा है कि पिछले 2 साल के अंदर 3 साल के अंदर ऐसी कई मिसालें मौजूद हैं कि जिसमें इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं की गई। तो एक कन्फ्रंटेशन, बिल्कुल पंजाब के जो इलेक्शंस थे वो हमारे सामने हैं, उसके बाद कई ऐसी मिसालें हैं। तो इसलिए अभी गवर्नमेंट के लिए मुझे माहौल साजगार लग रहा है। गवर्नमेंट के लिए माहौल साजगार है। नजम साकिब साहब, आज के सवाल। शुक्रिया ज़ौक। एक ज़रूरी सवाल है और एक गैर ज़रूरी सवाल है। पहले ज़रूरी सवाल, IMF पहले सिर्फ कर्जे की किस्त वसूल करती थी, अब कई शोबों में करप्शन का जायजा लिया जा रहा है, तर्ज हुक्मरानी, आइनी और कानूनी मामलात में घुस कर रिपोर्टें तैयार की जा रही हैं। ज़रूरी सवाल यह है कि अगर हमने अपना काम ठीक तरीके से ना किया तो कल को कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि IMF वाले PM हाउस के किचन में जाएंगे और जाके कहेंगे कि खाने में नमक मिर्च जो है ना उसमें कोई मसला है, इसको ठीक करें। ठीक। आज का गैर ज़रूरी सवाल, खबर मिली है कि पाकिस्तान की ICT एक्सपोर्ट्स तकरीबन $2 अरब तक पहुंच गई है। 2 महीने पहले यह दावा था कि $1 अरब कर रहे हैं, अब खबर मिली है 2 महीने के बाद कि ये $2 अरब तक ऑलरेडी पहुंच चुकी है। दूसरी तरफ क्या है कि इंटरनेट के रोने ख़त्म नहीं हो रहे। गैर ज़रूरी सवाल ये है कि अपने आप को बेवकूफ़ बनाने की हमने कोई हद मुकर्रर की है कि नहीं की है? राइट। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि आज रमज़ान मुबारक का आगाज़ होने जा रहा है। हम सबकी तरफ से आपको रमज़ान मुबारक हो, और ख़ास तौर पर इसकी बरकतें समेटने के लिए अल्लाह सबके लिए आसानियाँ पैदा करे। आप अपने फीडबैक से सोशल मीडिया पर आगाह कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।